हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक अलग ही टॉपिक को लेकर के आए हैं जो है हमारा बेरोजगारी। फ्रेंड्स, आज आप जहां जाएं, टीवी खोलें, न्यूज़पेपर पढ़ें, जहां तहां सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की बात हो रही है और आम जनता जो है वो इस देश के सरकार को इसके लिए कोस रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी उसके अंदर की बात सोचने की कोशिश की? नहीं। आज ये स्थिति क्यों है? क्या इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? तो आज आइए इस वीडियो में मैं इसी बेरोजगारी के ऊपर में बेरोजगारी की ABCD के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा आसान शब्दों में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बेरोजगारी कहते किसे हैं? ये बेरोजगारी क्या है? तो देखिए, जब एक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा हो परंतु उसे काम न मिले, उसे बेरोजगारी कहते हैं। आम भाषा में क्या कहने का अर्थ हुआ कि आपको काम करने का इच्छा है, आप काम करना चाहते हैं, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ भी हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है। इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। या फिर इसको अगर हम इकोनॉमिक्स के ये में समझें तो जब किसी देश का वह श्रम बल जो कार्य बल में नहीं बदलता, उसे बेरोजगारी कहते हैं। अर्थशास्त्र के भाषा में कहने का अर्थ क्या हुआ? जो हमारा श्रम बल है, जो हमारे पास में उपलब्ध है, उसको हम कार्य बल में नहीं बदल पाते हैं तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। अर्थशास्त्र के मुताबिक बेरोजगारी 9 प्रकार के होते हैं। पहला जो है हमारा वो है सामान्य बेरोजगारी। सामान्य बेरोजगारी कहने का मतलब क्या हुआ? जब किसी श्रम करने वाले को उचित मूल्य नहीं मिलता तो उसे हम सामान्य बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, हर जगह श्रम बल का एक मूल्य नहीं होता, यह जगह टू जगह माने प्लेस टू प्लेस वेरी करता है ना। तो अगर आपको जो सामान्य बेरोजगारी का मतलब आपको उचित मूल्य न मिले, वो हमारा क्या हो गया? सामान्य बेरोजगारी हो गया। दूसरा हमारा संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी कहने का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे संरचनात्मक कोई कार्य मान लीजिए नहीं हो रहा है, रोड नहीं बन रहा है, बिल्डिंग नहीं बन रहा है, बिजली नहीं है, तो स्वाभाविक है वहाँ क्या होगा? काम होगा नहीं, लोगों को इसमें काम नहीं मिलेगा, है ना। तो उससे क्या होगा? ये संरचनात्मक बेरोजगारी हो। तीसरा, अब आइए तीसरे बेरोजगारी के प्रकार की तरफ आए तो ये हमारा अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी कहने का मतलब क्या हुआ? जहां जरूरत से ज़्यादा श्रम हो जाए, उसे हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं और वहाँ 5 टीचर हैं, तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि 10 बच्चे के लिए एक टीचर ही काफ़ी था, मगर ये जो 5 टीचर हो गए तो कुछ एक्स्ट्रा हो गए। तो इस परिस्थिति में जो बेरोजगारी आती है उसे हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। चौथा है हमारा मौसमी बेरोजगारी। हम तो जानते हैं कि हर एक देश में, हमारे देश में भी खास करके बहुत सारे ऐसे व्यापार होते हैं जो कि सीजनेबल होते हैं, मौसमी होते हैं। जैसे रजाई का बिजनेस हो गया, आइसक्रीम का बिजनेस हो गया, कूलर का बिजनेस हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जब इनका सीजन होता है तो इनको काम मिलता है और जैसे सीजन खत्म हो जाती है तो इनका काम छूट जाता है, मतलब वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। अब आइए जब 5वें प्रकार की ओर बढ़ते हैं तो ये हमारा चक्रीय बेरोजगारी। ये चक्रीय बेरोजगारी क्या है कि जब देश में मंदी आ जाए, क्या हो जाए? देश में मंदी आ जाए। मतलब मंदी का अर्थ क्या हो गया कि उत्पादन ज़्यादा हो गया, मांग कम हो गया। तो जैसे ही मांग कम होगा तो उत्पादन को भी क्या करना होगा? कम करना होगा। और जैसे ही उत्पादन कम हो गया तो स्वाभाविक है फिर क्या होगी? कर्मचारियों की छटाई होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। जो छठा है हमारा वो है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी क्या है कि जब हमें योग्यता के आधार पे रोजगार नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए मैंने PhD कर रखा है और PhD लेकिन मुझे ग्रुप D का जॉब करना पड़ रहा है ना। तो ऐसे परिस्थिति को हम लोग अल्प बेरोजगारी बोलते हैं। जो हमारा सातवां है वो है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या हुआ कि जब हमारे मार्केट में, बाजार में क्या हो? परिवर्तन है। मान लीजिए कोई एक कंपनी चली आ रही है, अचानक से वो कंपनी बंद हो गई, या उस कंपनी के मालिक ने नया कंपनी खोला, तो अब पुराने कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे वो तो कुछ दिनों के लिए क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, है ना। अब नई कंपनी शुरू होगी, धीरे धीरे उनमें कार्यबल लगेगा तो फिर उसमें टाइम लगेगा, तो उस समय के लिए वो क्या हो गया? बेरोजगार हो गए। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। जो 8वां प्रकार है वो है स्वैच्छिक बेरोजगारी। स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या हुआ? बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी इच्छा से हम कार्य करना नहीं चाहते हैं। हमारे देश में होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपनी स्वेच्छा से काम करना नहीं चाहते, उनको नौकरी मिल भी रही फिर भी नहीं करें। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से संपत्ति है, बहुत कुछ है ऐसा, तो वर्क करना नहीं चाहते हैं। तो इसको हम बोलेंगे स्वैच्छिक बेरोजगारी। जो हमारा 9वां है वो है अक्षमता बेरोजगारी। अक्षमता बेरोजगारी कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर वो किसी शारीरिक रूप से हो या किसी और रूप से हो, क्या हो कि माने कार्य करने के लायक न हो,
तो और उस वजह से अगर वो बेरोजगार है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षमता बेरोजगारी। अब आइए फ्रेंड्स, इस बेरोजगारी का मापन कैसे किया जाए, आखिर वो क्या आधार है जिस आधार पे हम किसी को बेरोजगार कहेंगे, आखिर कोई बेरोजगार कैसे है, इस चीज के लिए इसका एक मापन का एक तरीका बनाया गया। हम उसे देखते हैं। सन 1970 में, लगभग आज से 50 साल पहले, एक भगवती कमेटी थी जो NSSO है, हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 1970 में बेरोजगारी को नापने के लिए एक भगवती कमेटी ने क्या किया, अपना एक रिपोर्ट दाखिल किया। और आज हम 2020 में हैं, फिर भी इसी रिपोर्ट के आधार पे हम बेरोजगारी को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो मुझे यहीं पे कुछ जो है सो ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय हो गए, इसमें कुछ सुधार होने चाहिए थे। आज भी हम इसी आधार पे क्या करते हैं, बेरोजगारी, कौन बेरोजगार है नहीं है, इसके आधार पे ये करते हैं, जिसकी वजह से भारत में बेरोजगारी का जो मापने का जो तरीका है उसमें मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही है। तो सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भगवती कमेटी के अनुसार बेरोजगारी को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो दीर्घकालिक बेरोजगारी था, दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत क्या आया कि यदि किसी मनुष्य को 183 दिन 8 घंटे अगर काम नहीं मिलता है तो उसे हम दीर्घकालिक बेरोजगारी कहेंगे। ठीक, दूसरा है हमारा साप्ताहिक बेरोजगारी। अगर किसी इंसान को सप्ताह में 1 दिन 8 घंटे काम नहीं मिलता है तो उसे हम साप्ताहिक बेरोजगारी कहते हैं। तीसरा है हमारा दैनिक बेरोजगारी। यदि किसी इंसान को 1 दिन में 4 घंटे काम नहीं मिलता है तो वो दैनिक बेरोजगारी कहलाता है। लेकिन अब नए स्टैंडर्ड के अनुसार अब गवर्नमेंट के एक नीति आयोग के तरफ से जो है सो एक आया है स्टैंडर्ड, जो कि अगर यदि किसी इंसान को 273 दिन 8 घंटे काम नहीं मिलता है तो उसे हम बेरोजगार की श्रेणी में रख सकते हैं। आइए अब बेरोजगारी के सिलसिले में भारत की क्या स्थिति है वो हम देखते हैं। तो भारत की जो जनसंख्या है उसमें लगभग 50% युवाओं की जनसंख्या है, यानी कि लगभग अगर अभी के जनसंख्या के आधार पर देखें तो लगभग 60 करोड़ जनसंख्या जो है वो क्या है, भारत में युवा है, यानी कि जो रोजगार के लिए हकदार है, जिसको कि रोजगार मिलना चाहिए। ऐसा एक रिपोर्ट आया कि 2017-18 में क्या हुआ कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारत में आ गया, लगभग 7%। कुछ रिपोर्ट कुछ अलग, कुछ ज़्यादा भी दिखाते हैं, कुछ रिपोर्ट इससे कम भी दिखाते हैं, बट एक एवरेज जो रिपोर्ट है 2017-18 में क्या बताया गया कि बेरोजगारी दर जो है सो 45 साल में सबसे ज़्यादा हो गया। खैर वो तो जाने दीजिए, बट अब जो 2020 की जो स्थिति है यह बहुत ही भयावह स्थिति है। करंट वर्तमान रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जो बेरोजगारी दर है लगभग 23.5 से लेकर के 25% तक है। मतलब बहुत ही एक विकट परिस्थिति कह सकते हैं, बहुत ही विकराल परिस्थिति कह सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक जो कोरोना महामारी है ये भी बहुत जिम्मेदार है इस परिस्थिति के लिए। तो इस चीज़ के लिए समय समय पर क्या होता है कि एक सरकार दूसरे सरकार किसी और सरकार को दोषी ठहराते रहते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। आइए इसी सिलसिले में जब आगे बढ़ते हैं तो भारत की अभी क्या स्थिति हो गई है खास करके युवाओं में, कि एक कहावत है कि अप्लाई अप्लाई बट नो रिप्लाई। मतलब युवा क्या करते हैं कि सिर्फ नौकरी के पीछे, नौकरी के चक्कर में अप्लाई पे अप्लाई किए जाते हैं, एग्जाम पे एग्जाम दिए जाते हैं, बट उनको रिप्लाई में बहुत कम रिप्लाई मिलता है, यानी कि बहुत कम लोगों को नौकरी मिल पाती है। मतलब क्या हुआ कि उनको रोजगार मिल पाती है। तो ये परिस्थिति है अभी भारत में। तो इस परिस्थिति के लिए एक बहुत बड़ा जो हमारा कारण है वो है 80 से 85% युवा एम्प्लॉयबल नहीं है। जी हाँ, 80 से 85% युवा एम्प्लॉयबल नहीं है। यह हमारे लिए एक बहुत ही दुखद बात है और ये कटु सत्य है कि हमारे भारत के 80 से 85% युवा जो हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। एम्प्लॉयबल नहीं है कहने का अर्थ क्या हुआ कि दे आर नॉट सुटेबल फॉर पेड वर्क, यानी कि वो मतलब किसी खास कार्य को करने के लायक नहीं है जिसके बदले कि उनको पैसा दिया जा सके। एक एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सपोज दैट मान लीजिए मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, मैंने बीए किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएट
मैं अगर जब मार्केट में उतरूंगा वर्क करने के लिए, मैं अपने रोजगार के लिए जाऊंगा, तो अगर कोई कंपनी मुझे कहेगी कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो आप मुझे बताइए मैं क्या, मेरा आंसर क्या होगा। एक पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट एक कंपनी में काम करने के लिए गया, वो क्या करेगा, वहां तो पॉलिटिकल साइंस किसी को पढ़ा नहीं सकता है, वो पॉलिटिकल साइंस किसी को सिखाएगा नहीं, तो उसे वहां क्या किसी स्किलफुल कोर्सेज की जरूरत थी। तो यहाँ क्या हो जा रहा है कि कहने के लिए तो हम ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, कहने के लिए तो हम स्नातक पास हो जा रहे हैं, मगर हम में वो क्षमता नहीं है जो कि जो हमारे जो सृजन करता है, जो रोजगार सृजन करते हैं, उनको उसकी ज़रूरत है। जो उनकी ज़रूरत है वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 से 85% युवा यहाँ क्या है, एम्प्लॉयबल नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। अब देखिए लॉ ऑफ इनकम क्या कहता है। लॉ ऑफ इनकम कहता है कि यू विल बी पेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू यू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द मार्केट। मतलब बाजार के मुताबिक आप जो डिलीवर करते हैं, आप जो आप में टैलेंट है, जो आप में क्षमता है, आप जो डिलीवर करते हैं, मतलब जो आप देते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, जिसकी हमारे यहाँ खास करके भारत में बहुत ही स्थिति दयनीय है। अब आइए, भारत के युवाओं का एम्प्लॉयबल नहीं होने का क्या कारण है। आज देख लीजिए पूरे विश्व में जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो सबसे अधिक भारत में है। उसके पीछे क्या रीजन है। देखिए, हम ये अलग बात है कि हम भी, आम जनता भी, या एक सरकार दूसरे सरकार को आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, बट ये अलग बात है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये मतलब मेरा किसी पार्टिकुलर किसी सरकार को या किसी का बचाव करना या किसी को सपोर्ट करना नहीं है, बट मैं एक इस वीडियो के द्वारा संदेश ये देना चाहता हूं कि इस चीज की सच्चाई को हमें भी समझना होगा कि यहाँ क्या होता है कि डिग्री का महत्व अधिक देना। हमारे समाज में, हमारे देश में क्या होता है कि डिग्री को वैल्यू लोग अभी भी दे रहे हैं। मतलब बच्चे के मन में क्या है कि मुझे ग्रेजुएशन कर लेना है, मुझे मास्टर डिग्री कर लेना है, मुझे किसी तरह से पीएचडी कर लेना है और बस डिग्री ले लेना है। डिग्री का एक माने अभी भी हमारे समाज में क्या होता है, अरे उसने एमएससी कर रखा है, उसने पीएचडी कर, एक अलग वैल्यू देना होता है। बट क्या है कि ये रोजगार के लिए ये सिर्फ डिग्री ही काफी नहीं है, ये चीज हमें समझना होगा। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ते हैं कि किसी तरह से हमें डिग्री मिल जाए, लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि डिग्री से हमें रोजगार मिल जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है, किसी खास क्षेत्र की ओर झुकाव। हमारे देश में क्या है कि आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग वगैरह के लिए लाखों लाख स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एग्जाम में बैठते हैं। कुछ तो उसमें से पास होते हैं, बाकी बाद क्या होते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं, जिसके वजह से वो क्या होता है, रास्ते से अपने भटक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो खास क्षेत्र में ही, भले उनकी मैथ कैसी है, बायोलॉजी कैसी है, साइंस में उसका इंटरेस्ट है या भी नहीं है, लेकिन गार्जियन को उनको इंजीनियर बनाना है, गार्जियन को उनको क्या है कि उनको डॉक्टर बनाना है। तो ये जो मेंटलिटी हमें ये चेंज करना होगा। सभी कोई डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी कोई इंजीनियर नहीं बन सकते, हर किसी को सरकारी जॉब मिल जाएगा ऐसा नहीं है। तो हमें करना क्या होगा कि इसमें जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं, अलग अलग तरह के क्षेत्र हैं, उसमें क्या होगा, सभी को अलग अलग जाना होगा। हालांकि इससे रिलेटेड मैं एक केस स्टडी आपको और बताऊंगा। तीसरा जो हमारा जो सबसे बड़ा जो कारण है वो शिक्षा व्यवस्था में कौशल विकास की कमी। अभी तक जो हमारा जो शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कौशल विकास को लेकर के कोई विशेष व्यवस्था नहीं किया गया। हाँ, हालांकि अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है 2020 के मुताबिक, उसमें बहुत ज्यादा कौशल विकास के ऊपर ध्यान दिया गया है, लेकिन अभी तक का जो हमारा पुराना जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा जो नीति है, इसमें कौशल विकास को लेकर के कोई उसका प्लेस नहीं है, जिसके वजह से ये डिग्री तो मिल जाता है यहाँ के बच्चों को, लेकिन वो काम करने के लायक नहीं होते, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। और अगर इस चीज को नहीं रोका गया तो ये किसी भी सरकार की बस की बात नहीं है कि वो बेरोजगारी दर को कंट्रोल कर पाएंगे। आइए, इसी सिलसिले में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक केस स्टडी हम करते हैं जो उड़ीसा में, जो कि भारत का एक राज्य है, वहां पे एक जिला है केंद्रपाड़ा। केंद्रपाड़ा में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि आपसी सहयोग से हो, सरकार के सहयोग से हो, कि युवाओं को छोटे छोटे
कोर्सेस करके छोटे छोटे स्किलफुल जो कोर्सेस हैं वो करवाए जाते हैं, जैसे प्लम्बर हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, ब्यूटिशियन हुआ, ऐसे छोटे मोटे कोर्स, टेलरिंग हुआ, बहुत सारे कोर्स हुए। और ये युवा यहाँ से कोर्स करके निकलते हैं और देश विदेश में अपना नाम जो है सो रोशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यहाँ के केंद्रपाड़ा जिला के जो युवा हैं, माने विश्व के दूसरे देशों में भी अपने जो उनका जो कौशल है वो वहां पर में क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि हमारे यहाँ भी ये हम कर सकते हैं, बस हमारी क्या होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार के ऊपर ये ना थोप करके ये हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस चीज में हम कैसे सरकार को मदद कर सकते हैं। दूसरी जो बात है, नीड इनोवेटिव थिंकिंग। मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल लेके मैं आपको बता सकता हूं, जो जैसे कि आपने मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा, बिल गेट्स का नाम सुना होगा, जैक मा का सुना होगा। ये बड़े बड़े क्या है, उद्योगपति हैं विश्व के। इनके पास में कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी, इनके पास क्या था, बस इनोवेटिव थिंकिंग था। इनके पास में कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। इसलिए मैं इस वीडियो के द्वारा ये संदेश देना चाह रहा हूं कि आप भी डिग्री को उतना ज्यादा महत्व मत दीजिए, बल्कि उनके टैलेंट को, उनमें जो स्किल है उसको महत्व दीजिए और ताकि उनको प्रोत्साहित कीजिए, जिससे वो क्या कर पाए, अपने जो उनका जो रोजगार हो उनको अच्छा से अच्छा मिल सके। अब आइए हम बात करते हैं बेरोजगारी के निवारण की। हालांकि इसके ऊपर तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग जो है सो काम कर रहे हैं और वो हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा जानकार लोग हों और वो इनके विभिन्न तरीकों को जो है सो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से बेरोजगारी के निवारण के लिए कुछ जो बुनियादी बदलाव होने चाहिए वो इस प्रकार है। सबसे पहले जैसे काम के वैल्यू को बढ़ाकर कहने का मतलब क्या हुआ कि डिग्री की जो वैल्यू दी जाती है उस वैल्यू को मतलब दिया जाए। ऐसा नहीं है कि डिग्री की वैल्यू नहीं है, डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन उस डिग्री के साथ साथ में उनको जो है सो इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि वो उनमें जो काम करने की जो एक क्षमता है किसी भी कार्यक्रम वो कितनी है, उसके आधार पे उनको वैल्यू देना चाहिए, जिससे लोगों में क्या होगा कि वो काम के वैल्यू को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ओर अग्रसर होंगे। तो दूसरा पॉइंट है स्वरोजगार को बढ़ाकर। रोजगार कहने का अर्थ क्या हुआ कि नए नए विकल्पों को और खुद के रोजगार बनाने चाहिए हम सभी को, जिससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि बेरोजगारी दर क्या होगा, कम होगा। तो तीसरा पॉइंट है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर। ये सरकार की ये सरकार को करना चाहिए कि जो नए नए जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वित्तीय सपोर्ट हो, चाहे कुछ प्रबंधन से संबंधित जो भी एक सहायता हो, वो सरकार को करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो चौथा पॉइंट है कौशल विकास को बढ़ाकर। ये तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा पॉइंट है बेरोजगारी का निवारण का, वो है कौशल विकास को बढ़ाकर। जैसे ही लोगों में विभिन्न तरह के कौशल का विकास होगा, वो विभिन्न तरह के कामों को कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि उनको रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। जो पांचवा पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर। शिक्षा व्यवस्था में सुधार का होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि विदेशों में होता है, यूरोपियन कंट्री में खास करके होता है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम में ही इस तरह का एक सिस्टम तैयार किया गया है कि बच्चे स्टार्टिंग से ही वो डिफरेंट कामों को अलग अलग किसी काम के लिए वो क्या हो जाते हैं, उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, ताकि जब उनकी पढ़ाई ख़त्म होती है और पढ़ाई ख़त्म होते ही वो उनको जॉब मिल जाता है, उनको रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही। बट लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए सिर्फ कोई भी सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। सरकार तो जिम्मेदार है ही, उनकी जो पॉलिसी है वो उस तरह से नहीं बनाई गई, किसी पार्टिकुलर सरकार को ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कुछ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमें समझनी होगी और हमें हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करना होगा। हम सब मिलकर के अगर कार्य करेंगे तो ये जो इतनी बड़ी समस्या है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका समाधान संभव है। तो इस वीडियो से रिलेटेड इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें, ताकि मैं इससे और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो बना सकूं। थैंक यू।